हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोटेशन क्लासेस पे। मैं हूं काशी कुमार और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से 19 तक एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 से फर्दर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों क्या बोलता है कि वाई डज a light ray incident on a rectangular glass slab emerged in any medium emerges parallel to itself, explain using diagrams। कहने का मतलब दोस्तों इसका ये है कि कोई रेक्टेंगुलर ग्लास को किसी मीडियम में इमर्ज करते हैं तो वो इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे होती है वो पैरेलल क्यों होती है, डायग्राम से आप समझाए, है ना। तो मैं बिल्कुल समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, एक लिया मैंने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, सुंदर सा बनाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली दोस्तों बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलो अच्छा है सर, मज़ा आ गया। अब क्या होगा दोस्तों, एक बनाया दोस्तों, एक काम करते हैं, इसको किसी लिक्विड में दोस्तों हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया, है ना। इस लिक्विड में मैंने क्या कर दिया, फिल कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा बात है। इसका डिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते हैं, हाँ 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 बिल्कुल मानेंगे सर। ये तुम्हारा इंसिडेंट रे है, ऑब्लिकली इंसिडेंट रे, और ये दोस्तों तुम्हारा क्या है, नॉर्मल है। ये तुम्हारा क्या दोस्तों, ये तुम्हारा नॉर्मल है, हाँ हाँ सर बिल्कुल सही बात है, ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया, हाँ हाँ सही बात है। क्या बात है सर, मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्या बात होती है, अब दोस्तों बात होती है, इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। अब लाइट रे रेडर से डेंसर की तरफ जा रही है, हाँ हाँ बिल्कुल जा रही है दोस्तों, तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा क्योंकि लाइट रेडर से डेंसर की तरफ आ रही है, हाँ हाँ सर बिल्कुल सही बात है, कुछ इस तरीके से आ जाएगी, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है सर, मज़ा ही आ गया। अब क्या होगा, फिर ये नॉर्मल बनाएंगे, हाँ 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 फिर नॉर्मल बना लीजिए, ये नॉर्मल है, हाँ हाँ हाँ, और फिर तुम्हारा ये होगा इमरजेंट रे, जो बाहर की तरफ जाएगी क्योंकि दूर जाएगी, इसलिए क्योंकि लाइट डेंसर से रेडर की तरफ जा रही है तो नॉर्मल से दूर जाएगी, हाँ सर क्या बात है, मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया। इस इंसिडेंट रे को, इस इंसिडेंट रे को अगर हम आगे बढ़ाए तो कुछ इस तरीके से होगी, हाँ 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 बिल्कुल सही बात है सर, ऐसा ही होगा, है ना, ठीक है सर, मज़ा आ गया। तो इस एंगल को एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं, हाँ इंसिडेंट रे इमरजेंट रे, और ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो, है ना, ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों ना। चलिए पढ़ते हैं। व्हेन light ray incident or rectangular glass slab emerged in any medium, then it is refracted by the glass slab, and after refracted it comes out of the glass and gets another interface of glass and air, so on going from denser to rarer, it bends away from the normal as the glass slab is rectangular in shape and both। तो वही निकाला गया है कि जब लाइट रे डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तो नॉर्मल से दूर जा रही है ना, इस तरीके से बताया जा रहा है। डायग्राम भी यहाँ बनाया हुआ है, मैंने फोकट में बना दिया। रे इनसाइड्स हैव द सेम मीडियम, सो द लाइट रे which is incident and emergent ray are parallel, it can show with the help of diagram following। इस तरीके से बनाया हुआ है ना, सब चीज़ें लिखा हुआ है। ये ग्लास स्लैब है, ये इंसिडेंट रे दोस्तों है, इमरजेंट रे है, ये पैरेलल दिखा रहा है, इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 का बात करते हैं, जो बहुत प्यारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 का बात करते हैं, ठीक है। चलिए, बोल रहा है, क्या बोल रहा है दोस्तों, पढ़ो ध्यान से, हाँ हाँ पढ़ेंगे भैया। बोल रहा है कि ये पेंसिल व्हेन डिप्ड इन वाटर
dipped in water in a glass tumbler appears to be bent at the interface of air and water, while the pencil appears to bend to the same extent. Instead of water, we use liquid like kerosene or turpentine. Support your answer the reasons. दोस्तों ये बोल रहा है कि जब हम पेंसिल को डिप करते हैं, है ना, किसी ग्लास में, तो वो उसमें वाटर भरा हुआ है, तो वो सरफेस पे क्यों बेंट नज़र आता है? तो वो रिफ्रैक्शन की वजह से होती है, और इसमें कोई झोल झकर नहीं है, और कोई इसमें झोल झकर नहीं है। समझने वाले बच्चे हर तरीके से समझते हैं। मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ऐसे बनाया हुआ भी है, तो वो रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। देखो यहाँ पर दिखाया भी होगा, ठीक है। ऐसे नहीं बनाया हुआ है तो मैं बना के दिखा रहा हूँ। चलो, ये तुम्हारा मान लेते हैं, ये तुम्हारा ग्लास स्लेब है, इसमें वाटर भरा हुआ है ना, और यह तुम्हारा पेंसिल है। इस तरह से मान ले तुम्हारा एक पेंसिल है ना। मान ले तुम्हारा क्या दोस्तों, पेंसिल है। सही बात है ना, पेंसिल है। अब क्या होगा, रिफ्रैक्शन की वजह से थोड़ा सा ये बेंट नजर आएगा। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा दोस्तों इस तरीके से बेंट नजर आएगा सरफेस पे, है ना, इस तरीके से नजर आता है रिफ्रैक्शन की वजह से इंटरफेस पे, ठीक है ना। क्योंकि लाइट रे रेडर से डेंस की तरफ जाए तो नॉर्मल थोड़ा बेंड हो जाएगा, वही बेंड हो जाती है थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसा होता है, वही लिखा हुआ है दोस्तों। The pencil when dipped in a water in a glass tumbler appears to be bent at the interface of air and water due to the refraction of light, but if we use liquid like kerosene in a place of water, then the pencil will bend more than the bend। हाँ, जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा बेंट नजर आएगा। सिंपल सी दोस्तों बात है ना। केरोसिन की ज़्यादा होती है, pencil will bend more than its bent in case of water because the refractive index of kerosene is higher than the water and is therefore optical density and water, the pencil not bent to the same extent। वही बात है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा बेंट नजर आएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें बेंट कम नजर आएगा। ऑप्टिकल डेंसिटी का खेल होता है ना दोस्तों। सिंपल सी दोस्तों बात है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 का बात करते हैं। बोलता है कि हाउ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम रिस्पेक्ट टू द अनदर। ये सब दाम झाम है सर, कुछ नहीं है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड ऑफ लाइट का खेल आपको समझाना है, मैं समझा रहा हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे मान लेते हैं ये कुछ, इसको थोड़ा सा कम करते हैं, ये बनाया हुआ है। हाँ सर, मज़ा आ गया, बनाया हुआ है। ये नॉर्मल हुआ, इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और ये तुम्हारे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। मानते हो इस बात को? इंसिडेंट रे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका मान लेते हैं b1 है, इसका मान लेते हैं μ2 है। स्नेल लगा तो क्या बोलोगे? बोलोगे क्या? μ1 इंटू साइन आई इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर। इसको भी करोगे तो μ2 बटा μ1 आएगा, साइन आई बटा साइन आर आएगा, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मानते हैं बात को? हाँ मानते हैं बात को। तो μ2 बटा μ1 इसलिए सकते हो साइन आई बटा साइन आर लिखोगे। हाँ सर पता है, स्पीड ऑफ लाइट का खेल करना है। हाँ, तो एक्चुअली म्यू जो होता है वो क्या होता है, सी बटा वी होता है सर। तो लिख सकते हैं, तो जगह सी बटा v2 और ये जगह सी बटा v1 हो जाएगा। सी से सी कट जाएगा, ये v1 ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, v1 बटा v2 हो जाएगा। हाँ सर, तो क्या लिख सकते हैं, μ2 बटा μ1 इक्वल टू v1 बटा v2। अरे समझा ना भाई, क्या समझा? μ2 बटा v1 इक्वल्स टू v1 बटा v2, ये समझा। मतलब म्यू जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट होता है। जिसका म्यू ज़्यादा होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है, ठीक है। तो यही रिलेशन होती है, ठीक है ना। तो यही रिलेशन होती है, इसको आप समझना। लिखा हुआ भी है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट इज फ्लोइंग द एन का मतलब ये होता है म्यू होता है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी कभी एन से कभी कभी म्यू से दिखाते हैं। एन इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम एयर में, है ना। तो ये बताया हुआ है, सी बटा वी वन मान लेते हैं मीडियम वन में वी वन, मीडियम वी टू मान लेते हैं मीडियम टू में। इस तरीके से करोगे तो एन टू बटा एन वन मतलब यही म्यू टू बटा म्यू वन इक्वल्स टू वी वन बटा वी टू आ सकता है। तो वही बात लिखा हुआ है भाई, समझते हो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 का बात करते हैं, ठीक है। ये बोलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास 1.2 दिया हुआ है एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.25 दिया हुआ है। तो फाइंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड निकालना है, बहुत आसान सवाल है बच्चा। क्या लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, तो लिख देते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, क्या दिया हुआ है 1.6, मतलब 16/10 मतलब 8/5 हो जाएगा। इस बात को मानते हो? हाँ सर मानते इस बात को। इसको ब्रेक कर हो जाएगा म्यूजी बटा, सॉरी क्या लिखा है, डायमंड ना है, सॉरी डायमंड और एक ग्लास है, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा म्यू डी बटा म्यू जी की वैल्यू दिया हुआ है 8/5 दिया हुआ है। मानते हैं इस बात को? हाँ सर इस बात को मानते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है, हाँ हाँ दिया हुआ है, मानते हो इस बात को? तो बस गुना कर लीजिए। तो म्यू जी आपको दिया हुआ है ग्लास का 1.5 मतलब 3/2 और एक कितना 8/5 है, मल्टीप्लाई करवाइए। तो म्यू डी इक्वल्स टू 8/5 इंटू 3/2, तो हो जाएगा 24/10 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो 2.4 मिल जाएगा। ना लल्लू सवाल है भाई, लल्लू सवाल है ना लल्लू सवाल भाई। म्यूडी जी का मतलब क्या होता है, म्यूडी बटा म्यू जी होता है, हाँ म्यूडी बटा म्यू जी के वैल्यू 8/5 दिया हुआ 8/5 है, जी का आपको दिया हुआ है 1.5, यहाँ पर रखो 3/2, इसको इसे मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आ जाएगा 2.4 आ जाएगा, यहाँ निकाला हुआ भी है। लल्लू सवाल है भाई, सब तुम कर सकते हो लेकिन मैं करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का दोस्तों बात करते हैं। बोल रहा है कि एक कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया हुआ है दोस्तों 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, हाँ। अब कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, मानते इस बात को। कैन प्रोड्यूस ए मैग्नीफाइड वर्चुअल, मैग्नीफाइड भी है और वर्चुअल एज वेल एज रियल इमेज बनाता है, हाँ हाँ मैग्नीफाइड भी बना सकता है लेकिन वर्चुअल भी है और रियल है, हाँ हाँ। मैग्नीफाइड में वर्चुअल का बनता है जब ऑब्जेक्ट जो एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो। रियल का बनता है कि जब वो F1 मतलब इस तरह का केस बने, इस तरीके से हो, तो ये F1 है और ये तुम्हारा F2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर F2 और F1 और ये तुम्हारा F2 होता है। इस केस में इमेज इधर कहीं बनता है, बड़ा सा बनता है, और यहाँ पर हो इधर कहीं बनता है ना, तो बन सकता है। इन दिस करेक्ट स्टेटमेंट इफ यस वेयर shall the object be placed in each case for obtaining this image, if yes where shall the object be placed in each case for obtaining this image। सही बात है, ये सब तो हो ही सकता है। यह बनाया हुआ भी है, देखो देखो जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में तो हो, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो तो यहाँ पर एक वर्चुअल इलेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, और एक यहाँ पर हो तो एक यहाँ पर बन सकता है। मैं दिखा रहा, देखो यहाँ पे F1 और 2F1 के बीच में है तो इधर मैग्नीफाइड और रियल और इन्वर्टेड बन रहा है। तो इस तरह के केस आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ आ गया ना दोस्तों, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन दोस्तों 7 का बात करते हैं।
ठीक है, बोल रहा है एक सुधा है। सुधा finds out the sharp image of the window plane of her science laboratory is formed at a distance of 15 centimeter from the lens, so now tries to focus the building visible to her outside the windows instead of the windows pane without disturbing the lens, in which direction will move the screen to obtain a sharp image of the building. What is the approximate focal length of the lens? कितना होगा? सिंपल सी बात है दोस्तों, ये मान लेते हैं उसका साइंस लेबोरेटरी है। हाँ सर, मानते हैं इस बात को। अब क्या बोला है, वो विंडो प्लेन है, यहां पर मान लेते हैं एक विंडो प्लेन है, उसका इमेज फाइंड करना चाहती है, ठीक है, और उसका इमेज दोस्तों कहां बन रहा है, 15 सेंटीमीटर पे बन रहा है। ये कोई लेंस ले लेते हैं, ये कोई लेंस है, उसका इमेज बन रही है कितना डिस्टेंस पे दोस्तों, 15 सेंटीमीटर पे यहां पर मान लेते हैं उसका इमेज बन रही है, ठीक है। सो नाउ ट्राइज टू फोकस द बिल्डिंग विजिबल टू हर आउटसाइड द विंडो इंस्टेड ऑफ द विंडो प्लेन विदाउट डिस्टर्बिंग द लेंस, है ना। अब क्या हो रहा है, अब उस ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसको आगे कर इस तरीके से कर रहा है, या इसको दूर ले जा रहा है, दूर ले जा रहा है, हर आउटसाइड द विंडोज इंस्टेड ऑफ विंडो प्लेन विदाउट डिस्टर्बिंग द लेंस, इन विच डायरेक्शन विल द मूव द स्क्रीन टू ऑब्टेन अ शार्प। तो ये बात कर रही है कि यहाँ पर उसका इमेज बन रहा है, अब इसको दूर ले जा रहा है। अब मान लेते हैं कि वो विंडो जरूरी थोड़ी नहीं कि ये पास में, वो भी दूर हो, तब ना उसका फोकस करे कितना है, 15 सेंटीमीटर पर उसका फोकस कर रही है। अब उसको और दूर ले जाएगा, थोड़ा सा और शिफ्ट करेगा, लेकिन कहाँ पे शिफ्ट करेगा, वो तो 15 सेंटीमीटर पर उसका इमेज बनेगा दोस्तों ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट भी होता है तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है, फोकस से बनता है। मानते हो इस बात को, तो इमेज तो मोर और लेस 15 सेंटीमीटर भी बनेगा भाई, ठीक है। तो लिखा हुआ भी है कि टू गेट शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट सुधा शुड मूव द स्क्रीन टुवर्ड्स द लेंस and keeping the lens fixed because the object is now placed at beyond 2f and the lens will form image towards the opposite sides of f and 2f। उसको पास भी ले जाएगा तो वो थोड़ा सा दूर इमेज बने, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है कि f है, इधर 2f है, हम ऑब्जेक्ट को इधर पास ले जाएंगे तो इमेज इस तरीके से मूव करता है जब तक यहाँ पे ऑब्जेक्ट ना आ जाए, है ना। Since the actual distance between the window plane and mirror 15 cm, so the approximate focal length of the lens वो कितना, वो भी 15 सेंटीमीटर ही होगा, समझते हो। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 का बात कर लेते हैं, ठीक है। बोल रहा है दोस्तों कि हाउ आर पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिलेटेड, कैसे फोकल लेंथ और लेंस का पावर रिलेटेड होता है। यू आर प्रोवाइडेड टू लेंसेज फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, विच लेंस विल यू यूज टू ऑब्टेन ए मोर, ठीक है। तो आपको पता है दोस्तों क्या कि पावर इक्वल टू 1/f होती है, फोकल लेंथ को बढ़ाएंगे तो पावर घटती है। हाँ सर, लेकिन फोकल लेंथ को यहाँ मीटर में रखना होता है तो पावर डायोप्टर में मिलती है, बात बिल्कुल सही है। लेकिन पावर इक्वल टू 100/f भी होता है, ये किस में हो, सेंटीमीटर में हो, तो पावर डायोप्टर में मिलता है, बात सुनते हैं। मतलब फोकल लेंथ को बढ़ाएंगे तो पावर घटेगा, जिसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा उसका पावर दोस्तों कम होगा। अब इसका 20 सेंटीमीटर है, इसका 40 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, इसका आ जाएगा +5 डायोप्टर, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2.25 डायोप्टर आएगा। मानते हो इस बात को भैया, मानते हो इस बात को? हाँ मानते हैं हम इस बात को। अब बात ये दोस्तों आती है, तो ये वाला देखो, इससे ज़्यादा पावर है, इसका पावर कम है, और बात सही है कि अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी कैसे आती है, पॉजिटिव होती है। मतलब ये कन्वेक्स लेंस का बात कर रहे हैं हम लोग, कन्वेक्स लेंस का बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, देखो यहाँ पर निकाला हुआ भी होगा, है ना, निकालते लेकिन लिखा हुआ है लेंस हैविंग हायर पावर स्मॉल फोकल लेंथ एंड मोर कन्वर्जिंग पावर, सो द लेंस टू ऑब्टेन मोर कन्वर्जन लाइट इज ऑफ फोकल। तो जिसका फोकल लेंथ कम होगा उसका पावर ज़्यादा होगा, पावर जिसका ज़्यादा होगा वो मोर कन्वर्ट करेगा, है ना, सिंपल सी बात है, समझे ना।
जिसका फोकल लेंथ कम होगा उसका पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसका पावर ज़्यादा होगा तो उसका मोर कन्वर्जिंग नेचर होगा, वो लेंस वो उसकी पावर हाईली कन्वर्जिंग होगी, हाईली पावर लेंस होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की दोस्तों बात कर लेते हैं। Under what condition in an arrangement of two plane mirrors, incident ray and reflected ray will always be parallel to each other, whatever may be the angle of incidence, so same with the help of। ठीक है, तो सही बात है, अगर एंगल 90 पे होता है दो प्लेन मिरर, किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे बिल्कुल पैरेलल होती है। ठीक है, देखो ये एंगल आई होगा तो ये एंगल भी कितना होगा, आई होगा। हाँ सर मानते हो इस बात को। ये एंगल कितना हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा 90 माइनस आई, तो ये हो जाएगा दोस्तों 90 माइनस आई। अगर ये आई है तो ये भी कितना होगा 90 माइनस आई। देखो सरफेस से 90 माइनस आई, ये भी सरफेस से 90 माइनस आई, तो ये रे दोस्तों क्या होगा, पैरेलल होगा। अरे समझते हो, in the incident ray related will always parallel to each other when two plane mirrors will be placed at a right angle 90 डिग्री पे हो। ठीक है, तो ऐसा होता है, बनाया हुआ भी है बच्चों की तरफ। इंसिडेंट रे और इसको इमर्जेंट रे बोलते, लेकिन रिफ्लेक्टर रे लिख दिया, कोई बात नहीं। देखो ना, इसको आगे बढ़ाओगे तो ये एंगल कितना है, आर है, और यहाँ पे आई इक्वल टू कितना, आर है, तो ये एंगल कितना आई है, तो ये कितना एंगल होगा 90 होगा। तो अगर ये आर है तो ये कितना होगा 90 माइनस आर, तो ये कितना होगा 90 माइनस आर, सब सिद्ध कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का बात करते हैं। Draw a ray diagram showing the path of ray of light when enters the obliquely from air to water or water to air। सिंपल सी बात है, एयर से वाटर जा रही है, इसका मतलब ये रेयर से कहाँ जा रही है, डेंसर में जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। और वाटर से एयर जा रही है मतलब डेंसर से रेयर जा रही है, मतलब नॉर्मल से दूर चली जाएगी। देखो बनाया हुआ भी है, एयर से कहाँ जा रही है, वाटर की तरफ, मतलब एयर तुम्हारा कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है, और एक ऐसा मीडियम है डेंसर मीडियम है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रही है। समझ रहे ना दोस्त, जस्ट अपोजिट इसमें हो जाएगा, जस्ट अपोजिट इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सिंपल सी बात है, देखो एयर से वाटर जा रही है तो देखो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रही है, और ये एयर से, अच्छा ये भी एयर से वाटर, हाँ यहाँ से दिखा रहे हैं ना, ये वाटर से एयर जा रही है, देखो ये नॉर्मल होगा और ये नॉर्मल है, और ये तुम्हारा इंसिडेंट आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये इधर की तरह डेविएट हुआ। ठीक है, नॉर्मल से दूर जा रही है, और यहाँ पर देखोगे तो देखो इसको आए करोगे तो इधर की तरह डेविएट करिए, नॉर्मल की तरफ भाग रही है, और ये देखोगे तो नॉर्मल से, देखो ये नॉर्मल से दूर जा रही है ना, ये नॉर्मल इधर से इधर जा रही है ना दोस्तों। तो इस तरीके से बातें इसमें बताया गया है। फिर हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।